कि जब से ये इंडिया गठबंधन बना है तब से हम जैसे तमाम लोग, जो हम लोग का काम ही है ओपिनियन की बात करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, तब भी तो एक लैकिंग था, वो ये था कि महागठबंधन या इंडिया गठबंधन एक साथ किसी प्रोग्राम पे, एक कार्यक्रम पे एकजुट होकर के सड़क पे नहीं आए थे। एनडीए थोड़ा इनसे पहले आगे था। एनडीए ने आज से 2-3 महीना पहले एक शुरुआत की थी कि तभी सभी दलों के जेडीयू और बीजेपी के कार्यकर्ता ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिल रहे थे। तो मान लिया डिलीशन में आप किसी गांव में 1 या 2 लोग डिलीट हो रहे हैं, तो क्या वो एक संवेदना पैदा कर रहा है वोट चोरी के फॉर्म में, उससे क्या जनता कनेक्ट हो रही है, ये एक मायने रखेगा। पहला प्रोग्राम है जिसमें कि महागठबंधन या इंडिया गठबंधन एक साथ एकजुट होकर एक कार्यक्रम के लिए सड़क पर आया। लेकिन यात्रा का पूरा डिजाइन यदि आप उसके सेंट्रल आइडिया के तौर पे देखें तो चूंकि कांग्रेस कर रही थी, तो ये जरूर है कि ये ख्याल रखा गया कि कांग्रेस की ताकत बढ़े। जो 2014 के बाद ऑटोक्रेटिक सत्ता है, उसके लिए लेफ्ट गंभीर है, वो उनके एटीट्यूड से दिखाई पड़ता है, उनके डिसीजन से दिखाई पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इस बार ये जो विधानसभा में भी सीटों को लेकर थोड़ी बात होगी, थोड़ा सा तनाव दिखेगा, लेकिन लेस चांसेस, मतलब मैं तो 0% भी चांस नहीं मानता कि मुकेश सहनी कम से कम इस चुनाव में चुनाव के पहले कहीं जा रहे हैं। एक जो बात है वो कल परसों से ही बहुत ज्यादा खबरों में चल रही है कि जो तेजस्वी है उसको पीछे कर दिया गया, राहुल आ गया। देखिए 90 के बाद यहाँ लीडर 2 ही है, लालू जी हैं और नीतीश कुमार है, बाकी सब बोनसाई है। बीजेपी बोनसाई का एक, लेकिन इन्होंने इन पिछले 5-7 सालों में और भी किसी का कद खड़ा नहीं होने दिया। नीतीश जी के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है, वो बनाए रखेंगे उनको। और पोस्ट इलेक्शन चाहे ये, तो भारपाई अपने यहाँ लीडरशिप के ना होने की नीतीश जी के चेहरे के जरिए ये कोशिश करें। मोदी जी इशू थे 2014 में, 2019 में, अभी वो डाउनफॉल की ओर है। नमस्कार, जनचौक में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम। और 16 दिन की जो वोट अधिकार रैली थी वो कल खत्म हो चुकी है, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं संजीव सर। उनसे जानेंगे इस पूरे माहौल के बारे में। जो यात्रा शुरू हुई थी साउथ से, फिर नॉर्थ को गई और मिड में आकर पटना में कल समाप्त हुई है। सर पहले तो इस रैली का मुझे बताइए, असर क्या हुआ होगा? असर तो आप घूम के आ रही हैं पूनम, आप कहाँ गई? आरा गई, आप दरभंगा गई, मुजफ्फरपुर में थी मैं। और हाँ, और डिफरेंट एक रेंज आपने देख लिया। शुरुआत जहाँ से मैं जहाँ से आता हूँ, मगध का इलाका, और खास करके जो महागठबंधन का अपना जो इलाका है, जो होल्ड वाला इलाका है। बल्कि आप देखिएगा कि जो 2024 का जो रिजल्ट आया, तो वो रिजल्ट एक लीनियर में पटना से पाटलिपुत्र से शुरू होता है। पटना, जहानाबाद, काराकाट, औरंगाबाद, सासाराम से शुरुआत हुई उसकी, औरंगाबाद से होते हुए गया, और गया भी एक खास होल्ड की जगह है कांग्रेस की। तो ये एक बात तो जरूर है कि जब से ये इंडिया गठबंधन बना है तब से हम जैसे तमाम लोग, जो हम लोग का काम ही है ओपिनियन की बात करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, तब भी तो एक लैकिंग था, वो ये था कि महागठबंधन या इंडिया गठबंधन एक साथ किसी प्रोग्राम पे, एक कार्यक्रम पे एकजुट होकर के सड़क पे नहीं आए थे। 2024 के चुनाव के पहले भी और अब तक। तो इस मायने में ये एक पहला कार्यक्रम था जिसमें आप एक साथ संयुक्त होकर के एक संयुक्त प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, वोट चोरी का जो। तो इस लिहाज से कार्यकर्ताओं का वार्म अप तो बढ़िया है, आपस का तालमेल भी आप कहिए कि इससे बनने का एक अवसर मिलता है। एनडीए थोड़ा इनसे पहले आगे था। एनडीए ने आज से 2-3 महीना पहले एक शुरुआत की थी कि तभी सभी दलों के जेडीयू और बीजेपी के कार्यकर्ता ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिल रहे थे। तो ये एक एक मिलने जुलने का कार्यक्रम हुआ, एक दूसरे के साथ विश्वास का कार्यक्रम हुआ, और साथ ही साथ एक एजेंडा जो सामने आया। तो अब जनता का जो कनेक्ट का प्रसंग है
उसमें आप जैसे ही लोगों से हमें फीडबैक मिल रहा है, तो अभी फिलहाल पटना में है, तो 65 लाख की सूची आ गई और 7 करोड़ 24 लाख वाली जो एक दूसरी सूची। तो डिलीशन में आप किसी एक बूथ में मान लिया 1 या 2 लोग डिलीट हो रहे हैं, और उससे ज्यादा बड़ी समस्या जो इंक्लूजन वाली लिस्ट है 7 करोड़ 24 लाख वाली है, उसमें डिप्लीकेसी की बड़ी समस्या है, जो बाद में भी और आएगा। ये तो मान लिया डिलीशन में आप किसी गांव में 1 या 2 लोग डिलीट हो रहे हैं, तो क्या वो एक संवेदना पैदा कर रहा है वोट चोरी के फॉर्म में, उससे क्या जनता कनेक्ट हो रही है, ये एक मायने रखेगा। दूसरी बात जो इस पूरे इलाके से, मैं मगध वाला पहले इलाका बता रहा हूँ, फिर आगे फिर और भी लोग, मुजफ्फरपुर वगैरह में भी हमारी कई लोगों से बात हुई, फुलपरास में बात हुई जहाँ राहुल गांधी की सभा थी, बीपी मंडल उनको लेकर। तो जनता से कनेक्ट यदि मतलब ये इतना फास्ट सब कुछ हुआ कि उसको आप कनेक्ट के स्तर पे थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था, एक। दूसरा कि आप जब जनसभा को एड्रेस करते तो एक लैकिंग कांग्रेस के भीतर खासकर राहुल गांधी के भाषणों में दिखाई पड़ता है। जैसे बीपी मंडल पर कार्यक्रम था, कर्पूरी ठाकुर पे कार्यक्रम था, तो पूरी सभा में बीपी मंडल का नाम तक नहीं लिया उन्होंने पूरे भाषण में, और कर्पूरी ठाकुर को पासिंग रेफरेंस पे लिया। मोतिहारी की जो सभा हुई उस दिन भी वो कोई सोशल जस्टिस में कोई बीपी मंडल और इसके लिए नहीं कर। मुझे ये लगा कि पूरे, एक तो नेता का कनेक्ट होना, और दूसरा कि पूरी यात्रा का जो उसका जो स्पीड था वो कुछ ज्यादा था, तो थोड़ा कम होना चाहिए था। ऐसा मुझे लगता है कि नेताओं के भीतर भी, नॉन कांग्रेस नेताओं के भीतर भी इस तरह की बातचीत हम सब ने सुनी है। मतलब 38 जिलों के लिए थोड़ा और टाइम निकालते, थोड़ा लोगों के बीच में ये होता। हालांकि अब राहुल जैसे बड़े लीडर जब आते हो और उनकी यात्रा प्लान की जाती हो, तो कितना ये हो पाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। ऐसा तो है नहीं कि आप राहुल गांधी यहाँ 25 दिन की यात्रा या 30 दिन की पूरी यात्रा प्लान कर लें। तो इसका डिजाइन क्या होना चाहिए था, ये महागठबंधन के नेता लोग तय करें या कांग्रेस के लोग तय करें। राजेश राम जी को क्या करना था। एक जो बेसिक फीचर दिखाई पड़ता है वो ये है कि पूरी पार्टी, मैं सिर्फ अभी कांग्रेस की बात कर रहा हूं, पूरी पार्टी राहुल सेंट्रिक कार्यक्रमों में वो ज्यादा एकदम से इन्वॉल्व दिखाई पड़ती, वो दिल्ली से लेकर के तमाम। तो उसका असर ये होगा कि आपका संगठनात्मक, जो आपके पास समय कहाँ है, आप एक बेहद कमजोर पार्टी हैं बिहार के लिहाज से, तो आपको संगठनात्मक तौर पे भी काम करना है और आपको एक वाइब्रेंस पैदा करने का भी काम करना है। तो आपको एक चतुर जादूगर से यदि संघर्ष करना है और जिसका एक रूट भी है, तो उसके लिए तैयारियां थोड़ी सी, तो मुझे लगता है कि लैकिंग है। लेकिन फिर भी यात्रा जरूरी था। पहला प्रोग्राम है जिसमें कि महागठबंधन या इंडिया गठबंधन एक साथ एकजुट होकर एक कार्यक्रम के लिए सड़क पर आया। सर, जो रैली शुरू हुई, इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, कांग्रेस के कोर एरिया से शुरू हुई, फिर भाजपा वाले एरिया में गई, अंत में आते आते लेफ्ट वाले एरिया से होते पटना में खत्म हुआ। ये जो रूट मैप जो दिख रहा है पूरा, इस रूट मैप में कहीं आपको लग रहा है कि नहीं इसमें और बदलाव हो सकते थे, या कुछ ऐसा हो सकता था कि भाजपा के और एरिया में जाया जा सकता था? जैसे दरभंगा में मैं गई, वो भाजपा का एरिया है जदयू, लेकिन फिर भी लोग आए हैं। देखिए, 50 सीट विधानसभाओं से यह यात्रा गुजरी है, जिसमें से 67, इसमें से 20 से 25 सीटों पर पिछली बार कांग्रेस लड़ी थी। तो पहला जो बेल्ट है वो लेफ्ट राजद और कांग्रेस का बेल्ट है, जो आपने कहा कि कांग्रेस वाला बेल्ट है, तो वो तीनों का बेल्ट है, वो मगध का जो पूरा मैंने बताया। उसके बाद वो और भी जहां भी गए, जैसे मोतिहारी, तो उन इलाकों में भी कांग्रेस का होल्ड है। लेकिन कांग्रेस बनाम, अब जैसे दरभंगा का आपने एक एग्जांपल लिया, तो दरभंगा में जरूर बीजेपी का तो, और जो ईस्ट चंपारण है या वेस्ट चंपारण है, इन जगहों पे जदयू और बीजेपी कॉम्बिनेशन से होल्ड बनता है। तो
लेकिन यात्रा का पूरा डिजाइन यदि आप उसके सेंट्रल आइडिया के तौर पे देखें तो चूंकि कांग्रेस कर रही थी, तो ये जरूर है कि यह ख्याल रखा गया कि कांग्रेस की ताकत बढ़े। यदि ये महागठबंधन का डिजाइन होता तो शायद वो और भी आप उसका एक स्वरूप अलग हो सकता। सर मैं इसमें एक और आपसे चीज ऐड करूं, जैसे दरभंगा में जिस दिन ये रैली आई है उसी दिन प्रियंका जुड़ी है उसमें, उस दिन पावनी पर्व था, मतलब तीज था और वहाँ पावनी में क्यों उसी दिन प्रियंका को जोड़ा गया? आपको क्या लगता है कि इसमें क्या वजह हो सकती है? और महिलाएं जो थी वो कहीं ना कहीं देखने आई है प्रियंका को, इतना गर्मी होने के बाद भी, चीजें भी, फेस्टिवल था तब भी था वो क्रेज। प्रियंका का क्रेज था, प्रियंका को देख उस दिन भीड़ भी काफी आई वहां। देखिए, एक बात कांग्रेस के एक लीडर ने मुझसे कही थी कि जब पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा हुई तो उसमें केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद कर्नाटक। केरल में कुछ जो प्रोग्रेसिव जैसे नारायण गुरु, तो एक आध दो जगह पे उनको ले जाया गया। कर्नाटक में पूरा मंदिर घुमाया गया था। लेकिन महाराष्ट्र का फीचर बदल गया। महाराष्ट्र का फीचर पूरा जो प्रोग्रेसिव समूह है, जो मराठी में पुरोगामी बोलते हैं, तो जो पुरोगामी समूह है, जो फिगर है, बाबा साहब हैं, महात्मा फुले हैं, अन्नाभाऊ साठे हैं, तो इन सब के उस पे ले जाया गया। तो डिपेंड करता है जो उनका कोऑर्डिनेशन दिल्ली से हो रहा है और जो लोकल कोऑर्डिनेशन का प्रसंग है। तो बिहार में क्या हुआ? बिहार में सासाराम गए। सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। आप शेरशाह के मकबरा पे राहुल को नहीं ले जा करके देव में सूर्य मंदिर ले गए। मैंने बैंक में एक बार पोस्ट भी लिखा था, सूर्य मंदिर से थोड़ा ये जो छठी मैया बोला उन्होंने, तो उधर वहां मगध के शाकरद्वीपी ब्राह्मण खुद को जोड़ते हैं। तो मैंने व्यंग में लिखा, हालांकि वो पूरा ब्राह्मण वर्ग जो है बीजेपी का वोटर है, तो मैंने कहा कि जो है ये क्या राहुल जी वहां से वोट ले पाएंगे। तो लोकल लीडरशिप बहुत कुछ मायने रखता है, प्रोग्राम कब और कैसे तय हो रहा है। प्रियंका का जो प्रोग्राम तय हुआ उसमें वो संयोग था कि तीज था, बीपी मंडल की जयंती थी, और फुलपरास एक जगह है जहां वो कर्पूरी ठाकुर से भी उसका सुपौल के बाद वहां जाकर, तो वो डिजाइन इनका, ये दिल्ली का ही डिजाइन था। दिल्ली का जो ओबीसी ये है उनका विंग है, अनिल जय हिंद का उसमें श्रेय जाता है, और काफी प्रोग्राम थे। ये सब लोग थे जो लोग कर रहे थे। तो बुलाया तो प्रियंका को इसके लिए गया था, संयोग था कि तीज हुआ, लेकिन न जाने क्यों प्रियंका उस कार्यक्रम में, बीपी मंडल वाले कार्यक्रम में नहीं गई। तो ये अब सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी अकेले सोशल जस्टिस के मुद्दे पर खड़े हैं? क्या पूरी कांग्रेस इंक्लूडिंग प्रियंका नहीं खड़ी? तीज वाला मामला मुझे लगता है कि एक संयोग ही होगा, तीज के लिए उनको नहीं बुलाया गया होगा, क्योंकि पार्टी ने भी कहीं कोई या किसी का कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया था। सर अब बात लेफ्ट के संगठनों की कि उनकी तादाद देखी गई है, उनके समर्थक भी है, काडर के लोग भी आए हैं। सर पिछली बार का अगर रिजल्ट देखेंगे तो माले ने ही 19 में से 12 सीटें जीती हैं। क्या असर रहेगा इस बार? क्या जब वोट सीटों का बंटवारा होगा तो क्या मजबूती से खड़ी होने वाली है माले? देखिए, सीटें जीती भी हैं इस बार अभी एमपी की। पूरे देश में यदि एक नरेशन है नरेंद्र मोदी से लड़ने का, और जो 2014 के बाद ऑटोक्रेटिक सत्ता है, तो उसके लिए लेफ्ट गंभीर है। वो उनके एटीट्यूड से दिखाई पड़ता है, उनके डिसीजन से दिखाई पड़ता है। कई जगह लेफ्ट और कांग्रेस सीधे टकरा रहे हैं, जैसे केरल में, जैसे बंगाल में, और केरल में बहुत बीटर तक टकरा रहे हैं। इसके बावजूद नेशनली आप देखेंगे कि सबसे कम डिस्टरबेंस, सबसे कम नैरेटिव के भीतर एक मतलब अलग नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश लेफ्ट के द्वारा ही हुआ है। यानी लेफ्ट पूरे कमिटमेंट के साथ इस रिजिम से लड़ने की कोशिश कर रहा है। तो वो आपको बिहार में भी दिखाई पड़ेगा। मैसेज लोगों तक जा रहा है इसका? मैसेज तो जैसे हम लोग तो ये एनालिसिस कर रहे हैं ना, मैसेज तो जाएगा, मतलब वो कनेक्ट का प्रसंग है। तो जैसे माले ने सबसे ज्यादा जो कंप्लेंट है इसका SIR वाला, वो किया। वो क्यों किया? VLAs उनके कम हैं, तो वो बताता है कनेक्ट के प्रसंग में, तो मैसेज तो जाएगा ही। आप सीधे ऐसे
इस भाषा में और इस लिंग्विस्टिक में और इस तरह से तो कोई ग्राउंड पे काम नहीं करती है पॉलिटिकल पार्टियां। तो एक मजबूत, एक तो सीपीआई-एमएल, सीपीआई और सीपीएम का अपना एक, जबकि उनका दायरा सिमटता चला गया, उनका क्लेम बड़ा है। एक सीपीआई के नेता से मेरी बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि कई ऐसी सीटें हैं जहां 5,000 से ज्यादा वोट लाया हमने किसी एक दौर में, बता रहे थे। तो वो माले से खुद को बड़ी पार्टी बताते हैं, लेकिन एक नोशनल प्रसंग है। अभी 19 में 12 सीटें इनकी आई, 6 में 2 से सीपीआई की आई और 2 सीपीएम की आई। सर वोट परसेंटेज एकदम बीजेपी से 1% का कम है। बिल्कुल। तो इनका जो ग्राउंड कनेक्ट है वो बेहतर है, इसीलिए रिजल्ट भी बेहतर आया। वो जो हमने कहा पटना से लेकर के सासाराम तक, हालांकि सासाराम में कांग्रेस थी, काराकाट में माले, औरंगाबाद में राजद, जहानाबाद में राजद और यहाँ पाटलिपुत्र में फिर से राजद। तो वो दिखता है आपको कि वो, तो मुझे लगता है कि इस बार ये जो विधानसभा में भी सीटों को लेकर थोड़ी बात होगी, थोड़ा सा तनाव दिखेगा। जैसे हमने कल एक सीपीआई के नेता से पूछा कि आप कितनी सीटों की दावेदारी कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने हंसते हुए बहुत कमजोर उसमें कहा कि 24 सीट मांग रहे हैं। तो ये होता नहीं, वो पिछली बार 6 मिला था, 5-6 सीटों पे वो लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि ज्यादा तनाव जो है वो लेफ्ट पार्टियां क्रिएट नहीं करने जा रही हैं, बल्कि ज्यादा एक सहयोगी भूमिका ही होगी। सर कितना भरोसा किया जा सकता मुकेश सहनी पे? पिछली बार भी पहले तो इंडिया गठबंधन में थे, फिर वो पलटी। देखिए, कुछ तो उनकी एक्टिविटी के कारण, कुछ उनकी शुरुआत के कारण, क्योंकि उन्होंने बीजेपी से ही शुरुआत किया है, तो ये सवाल हमेशा बना रहता है। लेकिन अब आप पॉलिटिक्स में और कैसे तय करेंगे? लगातार वो हैं, राहुल जी की यात्रा में रहे, पूरी यात्रा जो चली है उसमें मुकेश सहनी की अपनी गाड़ी चली, अकेले राहुल जी की गाड़ी थी, मुकेश सहनी की गाड़ी थी। मुकेश सहनी के लोग काफी देखे गए, तो आप लोग तो खुद बताएंगे, नारा लगा रहे थे उप मुख्यमंत्री मुकेश। बिल्कुल, तो उनके लोग, तो जब आप असर्ट करते हैं ना, आखिर पॉलिटिक्स में आप कास्ट को असर्ट कर रहे हैं और कास्ट की आकांक्षा को असर्ट कर रहे हैं, तो वैसे में मुझे नहीं लगता कि सिर्फ किसी एक जो ये चलाया जाता है कि मंत्री बनने के लिए, उसके लिए, तो अब ऐसा मुझे संभावना इसकी बहुत कम दिखाई पड़ती है। लेकिन जो एनडीए वाला स्रोत है या एनडीए का जो अपना इकोसिस्टम है, बीजेपी का जो अपना इकोसिस्टम है, वो अंतिम समय तक एक संदेह की स्थिति बनाए रखने का ये तो है। लेकिन फंसेगा मामला कहाँ और उसको ये कैसे महागठबंधन डील करता है, वो है कि खगड़िया, मुजफ्फरपुर का कुछ इलाका, इवन फुलपरास की जो बात की जहां राहुल जी गए, तो झंझारपुर की जो सीट है, उस सीट पे सीपीआई की भी दावेदारी होगी, उस सीट पे मुकेश सहनी की भी दावेदारी है। तो ये सब होगा, इन सब के बीच कैसे चीजें होती हैं। लेकिन लेस चांसेस, मतलब मैं तो 0% भी चांस नहीं मानता कि मुकेश सहनी कम से कम इस चुनाव में, चुनाव के पहले कहीं जा रहे हैं। सर आखिरी सवाल इस रैली से, और फिर मैं बीजेपी की तरफ आऊंगी। एक जो बात है वो कल परसों से ही बहुत ज्यादा खबरों में चल रही है कि जो तेजस्वी है उसको पीछे कर दिया गया, राहुल आ गया। अब वो पूरे यात्रा क्रम में कितना फोकस राहुल जी को मिल रहा है, कितना तेजस्वी को मिल रहा है, ये इसको लेकर के एनालिसिस होता है। नैरेटिव, प्रचार और प्रोग्राम चूंकि कांग्रेस का था, तो निश्चित तौर पे राहुल जी को बल मिला है। लेकिन जड़ कहां है? भीड़ किसकी थी? लोग किसके थे? तो माले और आरजेडी और माले का, आरजेडी पहले कहिए, आरजेडी और माले और दूसरे लोगों के ज्यादा थे, कांग्रेस के भी लोग थे। तो इस लिहाज से ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यहाँ बहुत, लेकिन नेशनल नैरेटिव में निश्चित तौर पे राहुल जी, और वो रहेंगे भी, बड़ी पार्टी है, वो तमाम चीजें हैं, नेशनल लीडर हैं, तो वो रहेंगे। लेकिन अब जब वो आप टॉकिंग टेबल पे बैठेंगे तो बिग ब्रदर तो तेजस्वी ही होंगे, राहुल नहीं होने वाले। बिहार के आसपास, और तेजस्वी को तो नेशनल लीडरशिप लेनी भी नहीं फिलहाल। सर अब बीजेपी पे आते हैं। एनडीए ने सीटें अनाउंस कर दी, मतलब संभावित सीटें जो है वो खबरों में आ गई, 102, 101 का
आंकड़ा है। उसके बाद क्या रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को भी 20 सीटें मिली हुई, उपेंद्र कुशवाहा के। ये जो समीकरण आया उसमें आपको बीजेपी की अभी की जो पॉलिटिक्स देखी जाए कि कोई बड़ा लीडर उनका दिखाई नहीं दे रहा है। इधर ये रैली हुई है, बीजेपी कैसे टैकल करेगी सारी चीजें? देखिए, बीजेपी का जो जब जब खबर आएगी तो सब खुशनुमा दिखाई पड़ता है कि सीट सेटलमेंट हो गया। जितनी बातें हमने की कि जब टेबल पे बैठेंगे तो ये लोगों के बीच में टकराव, लेकिन ऐसा है नहीं। और आपने देखा हुआ पिछली खबर आई कि सारी सीटें बट गई जी, एक दो अखबारों में आई, एक्सक्लूसिव। हाँ, और ये इसकी लेकिन दूसरे ही दिन फिर एलजेपी की तरफ से बयान आ गया कि हमें 43 सीटें कम से कम चाहिए। तो ये टकराव, इसीलिए गठबंधन कैसा रहेगा एनडीए अभी तय नहीं है जब तक कि एनडीए में फाइनली, क्योंकि वहां सीटों का दो मेजर पार्टी है। यहां कांग्रेस सबसे लार्जर लोफ लेगा, सॉरी आरजेडी, और सबसे लार्जर उसके सामने कांग्रेस वैसी नहीं है जैसे बीजेपी के सामने जेडीयू है या जेडीयू के सामने बीजेपी है। सीटें तो वहां बहुत कम बचती हैं, दावेदारियां ज्यादा है, ऊपर से ये लोगों ने हवा माहौल बना रखा है, मुकेश सहनी हमारी ओर आएंगे तो कहां फिट करेंगे आप? ये बड़ा सवाल है। आप कितने आप वहां ले जाकर आप मंत्री बना रहे हैं? और क्योंकि अभी तो बिहार का चुनाव है, मंत्री बनने की स्थितियां बाद में भी होती है। लीडरशिप तो इन्होंने कभी पैदा ही नहीं होने दिया ना बिहार में। बिहार में इवन जब सुशील मोदी थे तब भी देखिए 90 के बाद यहाँ लीडर दो ही है, लालू जी हैं और नीतीश कुमार है, बाकी सब बोनसाई है। बीजेपी बोनसाई का एक, लेकिन इन्होंने इन पिछले 5-7 सालों में और भी किसी का कद खड़ा नहीं होने दिया। कोई लीडर स्थापित नहीं हो। पहले आप देखिए 2 उप मुख्यमंत्री अति पिछड़ा जाति से बनाया उन्होंने, फिर आप चले आए सम्राट चौधरी की ओर। सम्राट चौधरी को भी विजय चौधरी को, अब विजय सिन्हा को लेकर के आप आए। तो लीडरशिप ना खड़ा करने देना बिहार में, ये मुझे लगता है कि बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप की पॉलिसी भी रही है। तो इसीलिए वो नीतीश कुमार को छोड़ नहीं पा रहे हैं। आपने कहा ना करेंगे कैसे, तो नीतीश कुमार को छोड़ ना पाना, नीतीश को बाद में डैमेज देंगे। यदि स्थिति ऐसी बनी तो नहीं, बनी तो नहीं, बनी तो सुशील शिंदे बना सकते हैं उनको, बिल्कुल वो पटनायक भी बना सकते हैं। लेकिन सर सवाल, मतलब सॉरी मैं आपको बीच में, सवाल ये भी है कि जदयू में भी तो कोई बड़ा नेता नहीं है सिवाय नीतीश कुमार के, और वो भी बीमार, ये खबरें हैं कि वो बीमार है अभी। वो देखिए उसमें है क्या कि लीडर तो, अब ये दुर्भाग्य है भारतीय डेमोक्रेसी का कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आपको लीडर एक ही दिखाई पड़ेगा, इंक्लूडिंग आजकल ये बीमारी नेशनल पार्टियों को भी लगी हुई है, बीजेपी को भी लगी हुई है और वहां भी लगी हुई। तो वो है, इसलिए मुझे नहीं लगता वो ये वाला सवाल जदयू के भविष्य का सवाल है, जदयू के वर्तमान का सवाल नहीं। लेकिन नीतीश जी की बीमारी जदयू के वर्तमान का सवाल जरूर है जी। उसी पे है कि वो कैसे इलेक्शन पूरा करें। तो आप देखिए जयललिता को लोगों ने वोट किया, पब्लिक का जो मूड है ना वो उसके हिसाब से हो सकता है कि ना भी करे, लेकिन इनके पास विकल्प क्या है? तो इसलिए ये नीतीश जी के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है, वो बनाए रखेंगे उनको। और पोस्ट इलेक्शन चाहे ये, तो भारपाई अपने यहाँ लीडरशिप के ना होने की नीतीश जी के चेहरे के जरिए ये कोशिश करेंगे। मतलब इनके पास एक ही चेहरा एनडीए में, पूरे एनडीए में एक ही चेहरा है, फिर नीतीश कुमार ही माना जाए। बिल्कुल, बीजेपी के पास तो कुछ बिल्कुल नहीं। भले ही ये चेहरा घोषित नहीं कर रहे हैं, इधर भी नहीं, वो तो पहले भी नहीं करते, कहीं भी नहीं कर रहे हैं। वो तो अचानक से कभी नाम, जब इलेक्शन अनाउंस हो रहा है उसके बाद आ रहा है नाम। हाँ, लेकिन जब आपके प्रोग्राम में लगातार तो सवाल उठ रहा है ना, इधर से सवाल उठ रहा है कि आप सीएम चेहरा कौन है, यहाँ भी एनडीए में भी सवाल उठ रहा है कि सीएम चेहरा कौन। सब चिराग पासवान ने पिछली बार भी गड़बड़ की थी, अभी भी आप कह रहे कि 43 सीटों की कितनी अहमियत रहेगी इस बार फिर उसकी? देखिए अंत में वो सेटल होंगे, और बहुत ज्यादा होगा तो एक आध सीट वो बार्गेन कर ले जाएं, राज्यसभा, विधान परिषद और आपका मंत्री पद, ये सब कुछ सेट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी नसें होती है, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन ये जरूर है कि लचीला नहीं होंगे तो बाहर आ जाएंगे। बाहर आएंगे तो फिर एक समीकरण की बात हो रही है जो आगे पता नहीं क्या होगा, कि प्रशांत किशोर वेट कर रहे हैं, प्रशांत किशोर वेट कर रहे हैं चिराग पासवान का, यदि ऐसी स्थिति हो गई। लेकिन मुझे नहीं लगता, अंततः लचीला तो होना पड़ेगा उनको,
सर एक सवाल मुझे ये कि जैसे पूरी रैली चली, खत्म हो गई, एक जो बात हुई गाली देने को लेकर, बीजेपी ने उसको मुद्दा बनाया है, आज पीएम मोदी ने, इसका असर कितना पड़ेगा? मतलब वो तो मुझे लग रहा है अगले बंगाल इलेक्शन तक भी ये बात आएगी। देखिए, मोदी जी इशू थे 2014 में, 2019 में, अभी वो डाउनफॉल की ओर है। तो इससे मोदी जी के समर्थकों में एक भावुकता पैदा हो सकती है। अभी जो बात हो रही थी आपकी हेमंत जी से, तो वो क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है या लेफ्ट, इनके पास सोसाइटी के लिए कंस्ट्रक्टिव मुद्दा और प्रोग्राम के साथ आप जाते हैं ना। हो सकता है कि वोट चोरी से, जो मेरा अपना मानना है कि वोट चोरी वो आखिरी दिनों तक मुद्दा ना रह जाए, लेकिन फिर भी ये जो जा रहे हैं वो लोकतंत्र के सवाल पे जा रहे हैं, वोट के अधिकार के सवाल पे जा रहे हैं। बीजेपी किन सवालों पे जाती है? बीजेपी ऐसे ही इमोशनल सवालों पे जाएगी, घुसपैठिया। और आखिर प्रधानमंत्री बात करेंगे तो क्या करेंगे? घुसपैठिया तो आजकल मेन मुद्दा है हर इलेक्शन में। अब जेएनयू में पूनम ये बताइए कि वो जो नारा लगा, आज तक उसका नारा लगाने वाला पकड़ा गया क्या? तो अब ऐसे नारों को लेकर के आप कांग्रेस पे कहें या जिसको भी कहें, तो मुझे लगता है कि ये भी वोट चोरी की तरफ मुद्दा नहीं बनने वाला है। इनके कार्यकर्ताओं को ये क्या प्रोग्राम दें, लैकिंग है वहां, तो ये सब वो काम करते रहेंगे पूरे चुनाव तक। इस तरह के भावनात्मक मुद्दों से यदि इनको चुनाव जीतना होता तो फिर वो झारखंड जीत गए होते और बंगाल जीत गए होते। इसलिए मुझे नहीं लगता कि गाली वाली, लेकिन करेंगे तो जादूगर है। हमने कहा ही ना कि ये बात करना जानते हैं। राहुल जी जो लैक कर रहे हैं वो बात करने का लच्छेदार बात, हाँ, लच्छेदार बात। रोएग भी, राहुल जी जो लैक कर रहे हैं वो वही कनेक्टिविटी लैक कर रहे हैं। वो जैसे वो बात करते हैं, अब वोट पे बात कर रहे हैं तो वोट पे कर रहे हैं, सोशल जस्टिस पे कर रहे थे, तो आप जहां जा रहे हैं, सब्जेक्ट है वो। हाँ, जहां आप जा रहे हैं वहां, जैसे हमें लगा कि भाई आप आए हैं पटना तो लालू जी के यहाँ 1.5 घंटा बिताया आपने, तो मुझे ये लगता है ना कि आप 1.5-2 घंटा वहां बिताया आपने, तो आप राजेंद्र प्रसाद जी के पास जाएंगे तो वो होगा कि आपने वहां का जो प्रतीक है, इवन खाने का महत्व होता है, पगड़ी पहनने का। नेता लोग जो कई बार हम लोग मजाक भी करते हैं, वो सब अलग चीज है, सोशल मीडिया के मजाक अलग है, बहुरूपिया दिखना। आप जाके मिजोरम में जाएंगे तो मिजोरम का कपड़ा पहनेंगे, वेशभूषा पहनेंगे, वो अलग बात, वो सारे नेता करते हैं, लेकिन ये करना जरूरी है, कनेक्ट करने के लिए जरूरी है। तभी तो चेतक की नानी, अब चेतक की नानी गुजरात में, ये तो मोदी जी ही कर सकते हैं, लेकिन ये राहुल जी को भी करना हो। जैसे वोट चोरी को उन्होंने मुद्दा बनाया है, इसमें कोई दो मत नहीं। अब वो बाद में फैक्ट चेक होगा कि वो डिस्क्रिपेंसी का ही मामला है या सच में वोट चोरी है, या बीजेपी अपने इतने सारे लोगों को ले जा करके कहीं बूथ लूट वाला पुराना अल्टरनेट पैदा किया, ये सब बात की चीज है, लेकिन वो किया। वैसा ही कनेक्शन अन्य मुद्दों के साथ साथ, स्थानीयता के साथ साथ करना पड़ेगा। अदरवाइज लगता है कि जैसे बस एक विरासत है, उस विरासत का कोई आया और बात करके निकल गया।